नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक। मेरे साथ मैं हूं मिलन शर्मा। अब यूएस की और भारत के बीच ट्रेड डील जो है वो लगभग फाइनलाइज हो चुकी है, क्योंकि उसका फाइन प्रिंट आ चुका है। फाइनलाइज तो पहले ही हो गई थी, लेकिन कुछ ऐसी क्वेश्चंस, कुछ ऐसी आशंकाएं थी इस डील को लेकर, जिसके बारे में अभी तक हम फाइन प्रिंट का इंतजार कर रहे थे। अमरीकी लोगों की तरफ से, वॉशिंगटन डीसी की तरफ से एक पूरा डॉक्यूमेंट दिया गया जिसमें तमाम चीजों की बात की गई है, और खासकर ऐसा मुझे लगता है पहली बार है जब किसी ऐसी डील में, ट्रेड डील में, कृषि को यानी कि एग्रीकल्चर को सामने रखा गया है। और उसी को अब तराजू पर तोलना भी होगा, क्योंकि भारत में एग्रीकल्चर एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। हम एक कृषि प्रधान देश हैं और हम कृषि प्रधान देश रहेंगे। किसानों को लेकर बहुत ज्यादा जो है सोच विचार किया जाता है, खाद्य पदार्थों को लेकर बहुत सोच विचार किया जाता है। और हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि ये डील भारत के लिए खराब है, लेकिन इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर हम एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेना चाहते हैं। और देवेंद्र शर्मा जी से बेटर एक्सपर्ट कौन हो सकता है इस पूरे मामले पर हमें समझाने के लिए। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। देवेंद्र शर्मा नमस्कार। फूड पॉलिसी एनालिस्ट हैं, एग्री एक्सपर्ट हैं। सर, पहले तो आपकी विशेष टिप्पणी, क्योंकि क्या मैंने सही कहा? क्या आपको भी लग रहा है कि किस एक तरीके से एग्रीकल्चर को पहली बार एक ट्रेड डील में इतनी ज्यादा प्रोमिनेंस पे रखा गया है, इतना ज्यादा तवज्जो दिया गया है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक देश जो कि आत्मनिर्भर है, जहाँ तक कि कृषि का सवाल है, उसको किसी न किसी कारण से, यानी बेसिकली अमेरिका का जो दबाव है, उसके करके अपने एग्रीकल्चर को खोलना पड़ रहा है। और ये बहुत चिंताजनक विषय है। जैसा कि हम देख ही रहे हैं, देश में जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो इट इज़ एन हम्म। इंडिकेशन कि भाई देयर इज़ अ लॉट स्टिल टू बी सीन, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो समझने की बहुत बहुत ज़रूरत है। हम्म। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो हमारे सामने एक ड्राफ्ट का जो क्लेम है दोनों साइड से, अमेरिका से भी और भारत से भी, वो हमारे समक्ष हैं। लेकिन कई चीज़ें उसमें लगता है कि अभी आधी अधूरी हैं, और शायद वो आने वाले दिनों में ज़्यादा उसका चित्रण जो है वो क्लियर हो पाएगा। जैसा कि पीयूष गोयल जी ने अपने आप ही बताया कि मिड मार्च तक ये जो फाइनल डिटेल्स हैं ये सामने आ जाएंगे। और हम्म। कब ये डील फाइनल होगी, क्योंकि अभी तो इंटरिम जो डील है हमारे सामने है, इंटरिम ड्राफ्ट हमारे सामने है, जॉइंट हम्म। स्टेटमेंट में जो ब्रॉडर कंटूर्स हैं वो हमारे सामने रखे गए हैं। लेकिन हम्म। इसका बारीकी से देखना पड़ेगा कि भाई हमारी खेती पर क्या असर पड़ेगा, और क्या ये जितनी भी चीजें हैं, या खेती के सेक्टर को ही कह लें हम, तो क्या हम्म। इसको खोलना अमेरिकन एग्रीकल्चर के लिए क्या ये अनिवार्य था हमारे लिए, ये सब बातें समझनी होंगी। और फिर अल्टीमेटली कि इसका किसानों के लाइवलीहुड पर, व्यवसाय पर क्या इसका असर पड़ेगा, ये बहुत ही गंभीर विषय है, और इसको हम्म। लाइटली नहीं लेना चाहिए, और इसको सीरियसली इसको एड्रेस करने की जरूरत है। देखिए, जब आपने फाइन प्रिंट देखा तो आपका पहला रिस्पॉन्स क्या था? देखिए, मेरा फाइन प्रिंट ये था कि भाई ये जितने भी हम एक्सपोर्ट्स देख रहे हैं, जिसकी लिस्ट भी कल हमारे वाणिज्य मंत्री जी ने देश के साथ शेयर की है। लेकिन हम्म। एक चीज मुझे अभी भी समझ नहीं आती। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था कि भाई उन्होंने बहुत बड़ी डील भारत से अश्योर कर ली है, उन्होंने कहा था। जी। और उसके हम्म। बाद मुझे याद है कि जो अमेरिका की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थी, उन्होंने कहा कि ये धन्यवाद देते हुए डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण डील है, क्योंकि इससे जो अमेरिकन प्राइसेस हैं फार्म प्रोडक्ट्स के, वो बढ़ेंगे, और हम्म। इससे हमारे एग्रीकल्चर क्षेत्र में पैसा आएगा, कैश आएगा। अगर ये जी। कैश और पैसा, जैसा कि उन्होंने कहा था, आएगा, तो अगर ये छोटी सी एंट्री जो दिख रहा है हमें कि छोटी सी विंडो भारत ने अभी खोली है, तो हम्म। ये तो नहीं हो सकता कि जो अमेरिका की कृषि सचिव हैं उनको ये नहीं पता कि भी वो अपनी ऑडियंस को या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जब वो एड्रेस कर रही हैं, तो वो उस पे कैसे मतलब
आएंगी सामने उसके और क्या उसमें डिलीवर कर पाएंगी। अगर ये ना पता होता तो मुझे नहीं लगता वो ऐसी स्टेटमेंट देती कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक मार्केट जो है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो है वो खुलने जा रही है, एंड अमेरिकन एग्रीकल्चर कैन अपवर्ड्स। ये मेरा सोचना है और मानना है। इसका मतलब साफ ये है कि कहीं ना कहीं अभी इसमें कई चीजें जो हैं हमारे सामने आनी हैं, और तभी जाके पता चलेगा कि भाई ये वाकई ही एक फाइनल ट्रीटी है जो ड्राफ्ट हमारे सामने रखा गया कि अभी इसमें बहुत कुछ जोड़ा जाएगा आने वाले दिनों में। अगर मैं जॉइंट स्टेटमेंट देखता हूं अमेरिका और भारत की, हालांकि हम सब जानते हैं वो अमेरिका में ही ड्राफ्ट हुई होगी और रात के समय पर हमारे देश के वो रिलीज हुई है, लेकिन उसमें एक बड़ा अगर आप देखें एक दो जगह पर ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो खाली छोड़ दी गई हैं। यानी उन्होंने कहा है कि भाई सोयाबीन ऑयल, डीडीजीज और फ्रूट्स एंड नट्स और ये सब की बातें जहां की हैं कि भारत हमें इसका जीरो ड्यूटी पे आयात करेगा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इसमें और भी कुछ एडिशन हो सकते हैं एग्रीकल्चर के, एक बात। और बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि भाई दोनों देश जो हैं अधिक मार्केट एक्सेस कैसे बढ़ाया जाए उसकी तरफ प्रयत्न जारी रहेगा। तो एक दो बात। और तीसरी बात ये थी जो महत्वपूर्ण है, जो कहीं ना कहीं टेक्निकलिटीज में खो गई, वो ये है कि अमेरिका ने ये कहा है कि भी भारत ने जो उनके नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उसको भी हटाने की एग्री किया है, और साथ में भी कहा कि जो अमेरिका के जो स्टैंडर्ड्स है, हेल्थ एंड सैनिटरी स्टैंडर्ड्स जो हैं उसको दुनिया को मानना पड़ेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे देश के लिए भी उन्होंने कहा है कि वो हम चाहेंगे कि वो, या उन्होंने स्ट्रेस किया है कि वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं इसलिए इससे ज्यादा इस प्रश्न से सोचता हूं जब तक इसको एड्रेस ना किया जाए, इसका जवाब ना दिया जाए, क्योंकि हम ये ना भूलें कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, जब आपने जीरो ड्यूटी कर दी है इंपोर्ट्स की, तो जो नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं वो एक तरह की आपकी ढाल होती है, एक तरह का वो कवच होता है, रक्षा कवच होता है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब आपको लगता है कि भाई किसी हेल्थ स्टैंडर्ड से, सैनिटरी स्टैंडर्ड से, या आपको लगता है कल्चरल स्टैंडर्ड से भी अगर आप उसको रोक सकते हैं किसी आयात को जो कि आपको लगता है वो हानिकारक होगा, तो आप रोक सकते हैं। लेकिन जब आपने वो ढाल ही डिसमेंटल कर दी या वो रक्षा कवच ही डिसमेंटल कर दिया, तो आपने बाजार अपना पूरा खोल दिया। मैं इसका मतलब क्या है ये मैं समझने की जरूरत है, क्योंकि अभी मैं सेंटर फॉर WTO स्टडीज दिल्ली के एक आंकलन को, कुछ पुराना आंकलन था, वो पढ़ रहा था कि अमेरिका अपने जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उनके तकरीबन 9,000 के आसपास उनके नॉन टैरिफ बैरियर्स वो अप्लाई करते हैं, और जबकि भारत जब आयात करता है तो तकरीबन 600 नॉन टैरिफ बैरियर हमारे पास हैं जिसका हम उपयोग करते आए हैं। अब ये 9,000 जो टैरिफ बैरियर्स है उसको तो उन्होंने हिलाया नहीं, उसकी तो बात नहीं कर रहे कि हम इससे रोक पाएंगे भारत के निर्यात को, लेकिन हमारे को कह दिया गया है और हम अपने डिसमेंटल करने को अगर तैयार हैं इस नॉन टैरिफ बैरियर्स को, तो मुझे लगता है कि जो सेकंड लेयर ऑफ डिफेंस थी वो हमने खुद ही उसको डिसमेंटल कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा ये डिसीजन है, और मुझे लगता है कि जब हम रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं, रेसिप्रोकल ट्रेड की बात करते हैं, तो इसमें तो रेसिप्रोकल कुछ नहीं हुआ ना। हमने तो अपने बाजार को पूरा खोल दिया, और उन्होंने अभी भी वो जो प्रावधान है उनके पास जिससे वो ट्रेड को रेगुलेट कर सकते हैं, वो तो उनके पास ही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी जो कहा है हमारे वाणिज्य मंत्री ने कि हम मार्च तक, मिड मार्च तक इसका फाइनल जो ड्राफ्ट आएगा, मुझे लगता है कि उसमें हमें बहुत होशियारी से ऐसा निगोशिएट करना पड़ेगा कि हम अपने इंटरेस्ट को ना खो जाएंगे। किन फसलों पर असर हो सकता है और किन फसलों को हमें देखना होगा? जैसे मक्का है, क्योंकि विदेशी आयात से बिहार, MP के मक्के की बाजार पर बुरा असर हो सकता है। सोयाबीन, सरकार कह रही है लगातार नहीं नहीं हमने सोयाबीन प्रोटेक्ट किया हुआ है, लेकिन जो DDG की बात की जा रही है और सोया तेल की बात की जा रही है, तो अमरीकी तेल से जो तेल मिलेगा उस पे किस तरीके का खतरा होगा भारत में और सोयाबीन के उत्पाद पर, उस पर भी हमें समझाइए।
देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुख्यतः दो फसलों पर ज्यादा इसका असर पड़ेगा, वो है सोयाबीन और मक्का। और दोनों में इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत ने बहुत सालों से प्रयास किया है इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए, और हम्म। क्राइसिस लेकिन फिर भी बहुत सीवियर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तकरीबन 3 साल से जहां तक कि हम्म। मक्का की पैदावार की बात हो रही है, पिछले बीच में कभी बढ़ता है कभी कम होता है, लेकिन आज ये है कि पैदावार बहुत बड़ी है, लेकिन जो प्राइसेस हैं वो डिप्रेस्ड हैं, और किसानों को दाम नहीं मिल रहे जितना कि एमएसपी में घोषित किया गया था। और पहले ही किसान चिंतित हैं, लेकिन जब हम उसको डीडीजी के माध्यम से मक्का को लाएंगे, और ये जानते हैं कि अमेरिका में जो मक्का है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है अधिकतर, तो वो जो जी। आएगा भारत में, उसके जब अंश आएंगे तो हमारे यहाँ एक जीएम इंडस्ट्री है, वो इसका फायदा उठाएगी, और वो ये बोलेगी कि सब जब आ ही गया है मक्का का जो उसमें जो जीएम ट्रेसेस है मक्की में, तो फिर अब क्या हमें दिक्कत है, हमें मक्का जो जीएम है भारत में जो तैयार किया जा रहा है उसको अप्रूवल देना चाहिए, एक बात। हम्म। इसी तरीके हम्म। से सोयाबीन एक बहुत महत्वपूर्ण क्रॉप है, और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के उस इलाके की, और उसमें हमने ये देखा है कि प्राइसेस बहुत ही सीवियरली डिप हुए हैं, इस साल ही नहीं पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी। 3 साल से लगातार एक पैटर्न देख रहे हैं कि भाई सोयाबीन का जो किसान है वो मार खा रहा है, और बड़े प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। और उसके बावजूद भी अगर हम इसको सोया ऑयल के माध्यम से अगर हम इंपोर्ट करते हैं, तो आपके सामने है कि हमारे देश में उसका खाद्यान्न की पैदावार पे और किसानों के लाइवलीहुड पे क्या असर पड़ेगा। और तीसरी फसल जो है वो फ्रूट्स में आती है, प्राइमरीली जो मैं बड़ी फसल की बात कर रहा हूँ वो है एप्पल। हम्म। और एप्पल के अलावा आमंड्स और बादाम और अखरोट, ये सब जैसे हिल्स की जो क्रॉप्स हैं उसके जी। ऊपर भी, सॉरी, उसके ऊपर भी मार पड़ेगी। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि जो मैं हर बार बोलता आया हूं कि एप्पल इज द बिगेस्ट कैजुअलिटी। अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखते हैं अभी हाल में जो हुए हैं, न्यूजीलैंड, उसके बाद यूरोपियन यूनियन और फिर हम्म। अमेरिका, और तीनों में हम्म। जो ड्यूटी कट लगाया गया है, और साथ में उसके जो उन्होंने कुछ वो बचाने की कोशिश की है, क्या कि भी एमआईपी क्या होगा, जो एक्सपोर्ट प्राइस होगा, या हमारे देश में जो इंपोर्ट का प्राइस होगा वो क्या होगा। हम्म। लेकिन उसके बावजूद भी जो बाजार खोल दिया गया है एप्पल का, 50% से ड्यूटी अगर कम करके हम 25% या 20% पे ले आए हैं अलग अलग ब्लॉक्स के लिए, तो मुझे लगता है कि ये एप्पल पे जो मार होगी, ये शायद हम अभी इसका जो असर है उसको हम नहीं समझ पाए हैं। ये लाइवलीहुड जो लॉस होगा, पहाड़ों पे जो लाइवलीहुड, अक्सर मैंने देखा कि एप्पल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का उनका बहुत बड़ा एक आसरा होता है, लेकिन अगर वो ही चला गया तो मुझे लगता है कि इसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी सीवियर होगा। तो इसका मतलब जो किसान मक्का ग्रो कर रहे हैं भारत में, उनको तो किसी कहीं का नहीं छोड़ा है इस सरकार ने। नहीं, अभी नहीं मैं ऐसा कहूंगा कि कहीं का नहीं छोड़ा है, लेकिन जिसकी जरूरत नहीं थी वो समझ नहीं आता कि हमने क्यों उस सेक्टर को खोला है, या किसी भी माध्यम से हम चाहते हैं, चाहे वो बैकडोर एंट्री हो, कि हम उसको क्यों लेके आए, क्योंकि हमारे भी तो इंटरेस्ट किसानों के और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बड़े क्लियर होने चाहिए। एंड आई थिंक हमें अपने ऐसे क्षेत्र को या ऐसे सेक्टर को या ऐसे कमोडिटी को नहीं एक्सपोज करना चाहिए जहां पर कि हम अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा करने की हमारी एक नजर भी आ रहा है कि हम उस तरफ चल रहे हैं। हम्म। क्या आपको लगता है कि मंडियों में भी भारत की फसलों के दाम गिरते रहेंगे अब? देखिए, पहले इसको देखने से पहले कि भाई मंडियों में इसका क्या असर आएगा, वो तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि मक्का के प्राइसेस तो बहुत गिरे हुए हैं, और हम्म। 2400 रुपये अगर मक्का का प्राइस है एमएसपी, तो उसके माध्यम से तो अगर हम देखें मंडियों के माध्यम से, तो वो प्राइस तो किसानों को कम मिल रहा है ना। अगर वो उनको 1200 1500 लोएस्ट दाम जो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई एक क्राइसिस तो है, डिस्ट्रेस तो है इस क्षेत्र में। सिमिलरली सोयाबीन में मैं देखता आ रहा हूँ 3 साल से, और कई सुसाइड्स भी हुई हैं सोयाबीन के मामले में, और इट्स एन जी। इंडिकेशन भी हमारा हम प्राइस नहीं दे पा रहे हैं। तो जब हम सस्ता और हाईली सब्सिडाइज अनाज बाहर से या कोई भी कमोडिटी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उसका तो सीधा असर जो है किसानों के लाइवलीहुड पे पड़ता ही है ना।
तो मार्केट भी डिप्रेस होती है। जैसा कि हमने देखा कि जब भी हम पल्सेस की बात करते हैं, पल्सेस की पैदावार अगर अच्छी भी हो जाती है, तब भी एट द अप्रोप्रिएट टाइम सरकार उसकी आयात ले लेती है। आयात जब आते हैं तो वो ऑब्वियसली प्राइस डिप्रेस हो जाते हैं देश में, और उसमें किसानों को नुकसान होता है। हमने देखा कि पिछले खरीफ सीजन में तकरीबन, जो अगर हम ऑफिशियल पोर्टल को भी देखें, तो 10% से लेकर 40% तक किसानों को कम दाम मिले हैं। तो अगर कम दाम मिले हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें बाहर से सस्ता अनाज लाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने सिस्टम को बिल्डअप करना है ताकि हमारे किसानों को इकोनॉमिक गेन जो है उनको पर्याप्त हो सके। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। लेकिन लग रहा है इस वक्त कि ये प्रयास के विपरीत हम जो चीजें कर रहे हैं वो हमने इस डील में जोड़ दी हैं। हम आपको ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पे कि घरेलू खेती पर क्या खतरा मंडरा रहा है। ज्वार और मक्का की बुआई कम हो सकती है। ज्वार, इसमें लाल ज्वार की बात की जा रही है सर। देखिए, ज्वार और मक्का की खेती कम होगी या क्या, इसका अल्टीमेटली किस तरफ उसके इम्प्लीकेशन हम देख पाएंगे, वो ठीक है, विषय है हमारे सामने। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज और समझनी है। लेट अस नॉट गेट इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि भी इसमें कम हो जाएगा, उसमें बढ़ जाएगा। लेट अस ट्राई टू वेट फॉर दैट। लेकिन उससे पहले हम उसका एनालिसिस करें कि उसके भारत के ब्रॉडर पिक्चर को या ब्रॉडर एग्रीकल्चर की हम अगर सिचुएशन को देखना चाहते हैं, तो वहां पर कैसे ये इकोनॉमिक एक ढांचा क्रिएट किया गया है कि भाई हमारे देश में, जैसा कि उन्होंने कहा है अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने, कि भारत के पास बहुत पोटेंशियल है हमारे एक्सपोर्ट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये देखिए, इसका मतलब साफ है कि अमेरिका का जो जो जिसको कहते हैं ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम उस तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना कि अपनी खेती को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये मैंने मान लिया कि हमें ये बताया गया है कि हमने जो फूड क्रॉप्स हैं या जो सेंसिटिव क्रॉप्स हैं उनको हमने बचाया है, ये तो ठीक है। लेकिन कई सवाल और भी खड़े होते हैं। आप देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि कहीं ना कहीं एक चीज नजर आ रही है। अभी एक द वायर की रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि कल जब वाणिज्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट दिखाया। उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि ये जो 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 डॉक्यूमेंट था वो बेसिकली कैलिब्रेटेड अप्रोच थी, यानी वो आस्ते आस्ते क्या होगा ट्रेड के अंदर से, उसके ऊपर वो पहला स्टेप होगा या ऐसा होगा। इससे इसका मतलब साफ है कि अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है जिसको हमें समझने की जरूरत है। वो समझना मुझे लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मिलन की एक बात शायद देश को नहीं पता है। बहुत साल पहले जब जगजीवन राम जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते थे, और मैं कौन से दशक की बात कर रहा हूं ये आप समझ सकती हैं, तो वो एक बार रोम में गए थे, और ये बात मुझे स्वामीनाथन जी ने बताई थी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने। और ये भी जाननी बहुत जरूरत है कि जब वो मिलने गए डायरेक्टर जनरल को, तो जो नंबर 2 मैन है, जो अमेरिकन थे, उन्होंने उसको इतना रूड थे वो उनके साथ। उन्होंने बोला कि भाई आप ये बताइए कि भारत अपना बाजार कब खोलेगा अमेरिकन प्रोड्यूस के लिए। ये जगजीवन राम के टाइम की मैं बात कर रहा हूं। उस समय भी अमेरिका का इंटरेस्ट था कि भारत अपना बाजार खोले अमेरिकन प्रोड्यूस के लिए। तो ये उसमें जब ये बताया रिपीटेडली, जब ये सवाल पूछा गया, तो जगजीवन राम बीइंग ए वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन, वो रिगल आउट किया उन्होंने एक दो बार तो। लेकिन जब वो सवाल रिपीटेडली आया, तो उन्होंने गुस्से में उठ के जितने कागज पड़े थे सामने उठा के उनके मुंह पे मारे और कहा, हेल टू यू एंड योर एक्सपोर्ट्स, इंडिया विल नेवर इंपोर्ट फ्रॉम अमेरिका, एंड ही वॉकड आउट। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जगजीवन राम के समय की बात मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद में आपको एक और आप जानिए कि उसके बाद 90s में जब WTO का जब नेगोशिएशंस होती थी, तो एक रॉबर्ट जिलिक साहब WTO के उसमें अमेरिका को रिप्रेजेंट करते थे, वो यानी वो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे। रॉबर्ट जिलिक बाद में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भी बने। तो मेरा उनसे जितना भी हम लोग बैठते थे या बात करते थे कभी कभी, तो उस समय एक चीज बड़ी नजर आई, साफ आई, कि अमेरिका में बहुत सारे संगठन हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स के। जैसे कोई है पिग का एक्सपोर्टर है, कोई गोट का एक्सपोर्टर है, ऐसे किस्म के कोई दूध का एक्सपोर्टर है, ऐसे फेडरेशंस हैं या ऐसे उनके एसोसिएशंस हैं। तो उनका दबाव था रॉबर्ट जिलिक के ऊपर कि आप भारत के एमएसपी को रुकवाइए या कैप करवाइए, ताकि हमारे लिए इंडिया का बाजार खुल पाए। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो ये पब्लिक स्टॉक होल्डिंग होती है, जिसके तहत हम ग्रेन को स्टॉक करते हैं और फिर हम न्यूट्रिशनली पुअर लोगों तक वो लेके जाते हैं, उनका कहना था कि ये हम भी कर सकते हैं। आप हमारा बाजार खोल
लीजिए इंडिया का, तो हम अपना जो प्रोड्यूस है एग्रीकल्चर का या स्टेपल फूड्स जो हैं वो हम सप्लाई कर सकेंगे। मेरा सबमिशन आपको बताने का ये है कि इतने सालों से ये प्रयास चल रहा था, लगातार चला है, और हमने देखा हर WTO नेगोशिएशंस में कम से कम ये डिबेट सामने आई है कि भारत के जो परमिसिबल लिमिट है उसमें MSP देने का वो हमने क्रॉस कर लिया है। ये बहुत जी बार उसमें आया है और इसमें कई चर्चाएं भी हुई हैं उसके अंदर। मैं सिर्फ आपको ये रखना चाहता हूं कि ये रिपीटेडली कब से उनका प्रयास था कि भारत का बाजार खुले। अब जब भारत का बाजार खुल गया है, ये मान के चलना कि भाई वो 2-3-4 कमोडिटीज के लिए खुल गया है या 2-3-4 प्रोडक्ट्स के लिए खुल गया है, तो मुझे समझ नहीं आता कि जो अमेरिका की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है वो इतनी एक्साइटेड क्यों थी जब उन्होंने कहा कि हमारे देश के एग्रीकल्चर एरियाज में अब कैश फ्लो करेगा। तो इसका मतलब जी साफ है कि अभी बहुत कुछ अभी आना है, और इसलिए मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं हम इस बात को सचेत होकर देखें कि भैया हम, और अपने नेगोशिएटर्स को भी हम बिल्डअप करें कि आप अपने इंटरेस्ट को दांव पे मत लगाएं। ये मेरा कहना है। और इसमें कई चीजें हो सकती हैं। आपको याद होगा एक गोविंदा के टाइम पर फिल्म स्टार गोविंदा ने एक ऐड किया था, उसमें था जोर का झटका धीरे से। ये भी जी एक बात, क्योंकि ऐसी नेगोशिएशंस में जहां पर हम जानते हैं कि बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, हर देश चाहता है कि अपने पोजीशन को आस्ते आस्ते वो ओपन अप करेगा। तो कहीं ये ना हो कि अभी तो जो बताया गया है हमें और अभी आने वाला जो समय है उसके बीच में हम देखेंगे कि हमारा जो हम एक्सपेक्टेशन थी इतने सालों से कि भाई हम उसमें अपने एग्रीकल्चर क्षेत्र को बचा के रखेंगे, कहीं ये ना हो कि वहां पर भी बहुत बड़ी घात लगे हमारे को। तो मेरा सबमिशन सिर्फ आपको ये कि पहले हम इस पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो एक चित्रण मैंने आपके सामने पेश किया उसको भी समझने का प्रयास करें, और तब देखें कि भाई ओवरऑल अगर अमेरिका को एक जगह मिली है आज पांव रखने की, तो वो इतने पे संतुष्ट तो नहीं रहेगा। और जैसा कि उन्होंने बोल दिया कि $500 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया को इन नेक्स्ट 5 इयर्स, तो जी वो ऐसा देश है, वो क्यों इस पे छोटे छोटे उस पे सेटिस्फाई होगा, ये हम सब जानते हैं। सो आई थिंक लेट अस बी वेरी क्लियर, लेट्स कीप आवर आईज एंड विस्टास ओपन, ताकि आने वाले दिनों में हम क्या क्या हमें अपने देश को बचाव करना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से इसको समझना। और ये मत सोचिए कि अमेरिका का प्रयास नहीं रहेगा, अगर उनका ये प्रयास सामने है कि $500 बिलियन, और जबकि वो हम जानते हैं कि जो वित्तीय घाटा था उनकी तरफ से था, हमारी तरफ से नहीं था, हमारा तो ज्यादा जी एक्सपोर्ट हो रहा था, उनका कम हो रहा था, तो उनका इंटरेस्ट क्लियर है। अब तो उनका हमारे ही देश का वित्तीय घाटा होगा ना, जब वो $500 बिलियन का उन्होंने क्लेम किया है कि हम भारत को एक्सपोर्ट करेंगे। सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन टोटल मिला के जो पैकेज है वो हमारे लिए, हमें इस बात को अलर्ट करता है कि भाई हम अपने इंटरेस्ट को हमें किस तरीके से बचाना है। तो मुझे लगता है कि वो महत्वपूर्ण है। अब आप बोलेंगे कल जो फाइनल ड्राफ्ट आएगा उसके अंदर 2 चीजें और ऐड हो जाएं, या उसमें कुछ और भी ऐसे प्रिकॉशंस हों या प्रिवेंशंस हों जो हमें लेने चाहिए थे वो हमने नहीं लिए, तो मुझे लगता है कि उस पर तरफ ध्यान देना अब बहुत जरूरी होगा। और ये अगर एक चीज का हम कहीं वो करेंगे तो शायद हम बड़ी पिक्चर को नहीं देख पाएंगे। सर, बड़ी पिक्चर में अक्सर ये होता है कि सरकार भी कहती है लेट्स लुक एट द बिग पिक्चर। बिग पिक्चर में आपने देखा होगा लगातार स्टेटमेंट्स जो आए हैं श्री पीयूष गोयल जी की तरफ से वो यही आए हैं कि हमने मक्का, सोया, चावल प्रोटेक्ट कर रखा है। वो बार-बार यही कह रहे हैं। अगर आप भी, किसान भी, तमाम एग्री एक्सपर्ट्स भी एक बात कर रहे हैं, तो सरकार दूसरे सुर में क्यों चल रही है अभी भी? देखिए, ये पॉलिटिकली क्या कंपल्शंस है ये हम और आप नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमें जो आजकल सारा ट्रेंड है उसको देख के चलना पड़ेगा। अब मैं क्यों कह रहा हूं ये आपसे, आप समझिए। अमेरिका ने जी कहा है कि भाई हम अपने हेल्थ और सेफ्टी जो कंसर्न है उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम्म अब देखिए ना, इसका मतलब क्या हो गया, जब वो नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अभी हाल में उन्होंने ट्रीटी, ऐसी ही रेसिप्रोकल ट्रीटी साइन की है मलेशिया से। मलेशिया को हम्म उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमारे जो हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उस पे हम नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आप अपने लॉज को बदलिए। तो मलेशिया ने अपने लॉज को बदल हम्म दिया है। अब ये देख हम्म लीजिए, आपके सामने एक उदाहरण है। आप ये जी सोचें कि भाई आने वाले दिनों में ये हमारे पे नहीं हो सकता है। आई थिंक अब तो आपके सामने ही आ गया कि भाई जिस कंट्री को वो जितना चाहते हैं विम्सिकल वे में कि भाई इतना टैरिफ लगाना चाहिए वो लगा रहे हैं।
तो वो कंट्रीज मानती भी जा रही हैं, हम देख रहे हैं बाय वन आफ्टर द अनदर कंट्रीज उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये देखिए, इसको क्लेम, और मैंने बताया कि क्लेम्स और ये काउंटर क्लेम्स ये चलते रहेंगे, लेकिन हम सबको जो एक पिक्चर, जैसे मैंने कहा था कि ब्रॉडर पिक्चर हो और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जहां पर हम अपना बचाव कर पाए हैं या हमें करने की जरूरत है, इसमें तो कोई गलत नहीं है ना। आई थिंक वी नीड टू नो एज ए नेशन कि हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए, हम जब इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास भी एक नॉन टैरिफ बैरियर होता है। जब हम नॉन टैरिफ बैरियर का उपयोग करते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं? अब देखिए, जॉर्ज बुश के समय में जब वो राष्ट्रपति थे तो एक बहुत बड़ा प्रेशर था इंडिया के ऊपर कि हम पोल्ट्री लेग्स के लिए, यानी जो मुर्गी की टांग होती है, जो कि हम जानते हैं कि यहाँ बड़ी पॉपुलर होती है इंडिया में, उसका इंपोर्ट करें, उसका आयात करें। क्यों करें? क्योंकि अमेरिका में जो नॉर्मली वो कंजम्पशन उनकी है पोल्ट्री मीट की, तो वो ब्रेस्ट के पोर्शन की है, तो उनका जो लेग्स हैं वो बेकार होती हैं, वेस्ट होती हैं, सो दे वांट टू डंप इनटू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मुझे याद है जब भी मैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज में गया हूं तो वहां पर उसको ट्रम्प लेग्स तो नहीं कहा गया, उसमें बुश लेग्स कहा जाता था। बुश लेग्स का उन्होंने इतना पुश किया कि वो उन कंट्रीज को एक्सेप्ट करना पड़ा, यानी वो चिकन लेग्स की बात कर रहा हूं। जो आज अब उसमें जो भारत ने इतने साल रोका है, वो इसलिए रोका है कि इन्होंने नॉन टैरिफ बैरियर का इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि देखिए, इससे एवियन इन्फ्लुएंजा जो है भारत में आएगा, इसलिए इन्होंने रोका। उसको डब्ल्यूटीओ में भी ले गए, डब्ल्यूटीओ में इंडिया हार गया वो केस, लेकिन अभी तक बचा हुआ है। लेकिन अब अगर हमने बोल दिया है कि हमने जीरो टैरिफ कर दिया और नॉन टैरिफ बैरियर हटा दिए हैं, तो अब उसको कैसे हम रोक पाएंगे? ये चर्चा में आना चाहिए। आई थिंक द कंट्री शुड अंडरस्टैंड कि भाई ये एक सामने एक खतरा मंडरा रहा है और भारत की पोल्ट्री इंडस्ट्री का उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये कह देना कि सब पोल्ट्री में अभी तक हमने जीरो कर दिया है। अब देखिए, एक मैं और देख रहा था कि वे प्रोटीन होती है जो दूध से आप जानते हैं निकलती है, वे प्रोटीन को हमने कहा कि हमने जीरो टैरिफ में हम उसको सॉरी वो उसका इंपोर्ट नहीं होगा। वो जिसमें कहा ना, जितने भी उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बताए हैं जिसका आयात नहीं होगा, उसमें वे प्रोटीन की भी बात की। लेकिन जनवरी में तो वे प्रोटीन 30% इंपोर्ट हुआ है अमेरिका से। तो अगर जनवरी में इतना इंपोर्ट हुआ तो अब सडनली कैसे उन्होंने उसको जीरो पे मान लिया है कि हम नहीं भेजेंगे भारत को? ये सवाल खड़े हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन ठीक है कौन गलत है, लेकिन आई थिंक वी नीड टू इलैबोरेट एंड डिलिब्रेट ऑन दीज इश्यूज कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बहुत सारे कल सब्जेक्ट्स बताए गए हमें, जिसमें सब्जेक्ट्स मतलब जो जो ये डिफरेंट कमोडिटीज हैं या जिनको हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे इंपोर्ट्स, उनकी बात की है, जिसमें केला भी है, एप्पल नहीं सॉरी प्रोसेस फूड्स हैं, कई चीजें हैं उसके अंदर, और जिसका हम आयात नहीं करेंगे। लेकिन सब इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम देखते हैं उसमें जो मोस्ट फेवर्ड नेशन की जो पहले ट्रीटी थी, तो उसके अंदर तो वो ऑलरेडी जीरो के आसपास ही कम उस पे टैरिफ पे वो उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था। तो अब हम उसको बोलते हैं कि हमने तो इसको बिल्कुल बंद कर दिया है। अब ये मुझे नहीं पता चलता कि भाई इसमें किसका फायदा होगा। आई थिंक वी नीड टू लुक इनटू डिटेल्स। मेरा सिर्फ कहने का ये तात्पर्य है, ये जितनी जितनी बारीकियां हैं उसको हम उतनी बारीकी से समझें। सिर्फ ये नहीं कि भाई सोया ऑयल और जो डीडीजी है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और भी चीजों का जो है, जो क्लेम्स हैं और काउंटर क्लेम्स हैं, उनको देखा जाए। दूसरी बात, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो अमेरिका भी नॉन टैरिफ बैरियर का इस्तेमाल करता है। मैंने एक बात बहुत रिपीटेड की है, उसको समझना है कि जब हम आम एक्सपोर्ट करते हैं, जब जॉर्ज बुश भारत में आए थे कुछ साल पहले, जब वो राष्ट्रपति थे, तब उस समय से पहले हम आम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे। जब हमने आम एक्सपोर्ट करने की बात की तो देखिए अब क्या हुआ। उन्होंने कहा कि इसमें एक कीड़ा होता है आम में, और उसकी हम इंपोर्ट नहीं अलाउ करेंगे। अलाउ तब करेंगे अगर उसकी रेडिएशन हो जाए पूरी, ताकि वो कीड़ा जो है कंट्रोल में आ जाए, या जो भी उपयोग करना है उसके के लिए वो करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली उसके लिए जो एक एक्सपर्ट को अमेरिका से बुलाया जाता है, जो भी हमारा मैंगो एक्सपोर्टर है यहाँ से, वो एक्सपर्ट को वहां से बुलाता है अमेरिका से, और उसकी जो कॉस्ट है वो भी हम इस कंपनी को जो हमारे भारत से एक्सपोर्ट कर रही है उसको देनी पड़ती है। तो ये नॉन टैरिफ बैरियर हो गया ना। तो ये नॉन टैरिफ बैरियर, अभी भी वो इस बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ना ही पीछे हटेंगे, क्योंकि उनको अपने इंटरेस्ट बचाइए। लेकिन हमारे पास भी तो कोई एक ढाल होनी चाहिए ना, जिससे हम भी अपने इंटरेस्ट को बचा सके। और ये जैसे अभी कहा जा रहा है कि दूध जो है भारत इंपोर्ट नहीं कर रहा अमेरिका से, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन
एक एक चीज समझनी है कि अभी तक हम जो दूध का इंपोर्ट है वो रोक पाए, क्योंकि हमने नॉन टैरिफ बैरियर इस्तेमाल किया। ये कहा कि भाई हमारे देश में एक आस्था है कि हम जो नॉन वेजिटेरियन मिल्क है उसका नहीं उपयोग कर सकते, तो उसके करके रुका बिल्कुल। हुआ था। लेकिन जब ये नॉन टैरिफ बैरियर ही आपसे हट जाता है, या मुझे नहीं पता आप हम्म। कितना बचा पाएंगे इसको, तो हमारे पास फिर दूध की जो बाहर से इंपोर्ट आएगी उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। मेरा सबमिशन सिर्फ ये है कि इन चीजों को विस्तार में जानने की जरूरत है, इस पर डिबेट भी करने की जरूरत है, इस पे चर्चा होनी अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि हम जान सकें। दिस इज द वे ट्रांसपेरेंसी। जैसे वो कहते हैं ना कि हम इसका ओरिजिन का देखते हैं कि ओरिजिन कहां से है, ताकि उस कंट्री को फायदा हो। मुझे लगता है कि उसी तरीके से हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे कंट्री के इंटरेस्ट को हम किस तरीके से बचाएं। तो ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स की ढाल है, मैंने आपसे कहा कि उनके पास 9,000 नॉन टैरिफ बैरियर वो लगाते हैं हमारे खिलाफ, और हम 600 के हम्म। आसपास लगाते हैं। ये मैं जी। सोचता हूं कि हम 600 को 1,000 या 2,000 कर देंगे, लेकिन यहां तो 600 को भी खत्म करने की बात हो रही है। आई थिंक इट इज ए कॉज फॉर कंसर्न, क्योंकि हमारे को कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, और उसके लिए ये सब तरीके जो हैं, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो साइंटिफिक हो, या चाहे वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो, कुछ भी हो, आई थिंक वी हैव टू सी कि हमारे एनवायरमेंट पे जो उसका असर पड़ेगा वो भी हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत सी ट्रेड्स ऐसी हैं वो रोकनी पड़ती हैं। भारत को भी और किसी भी देश को, अमेरिका को भी अपने इंटरेस्ट को बचाना है, हमें भी अपने इंटरेस्ट को हम्म। बचाना है। इसका एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं आपको मिलन जी, जी। कि जी। बहुत साल पहले इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से 2 मिलियन टन गेहूं का आयात किया था। और मुझे याद है उस हम्म। समय एक सवाल मैंने उठाया था कि भाई इसके साथ 44 वीड्स आ रहे हैं, खरपतवार उसमें हम्म। 44, उस शिपमेंट में 44 वीड्स आ रहे थे। और जब इतना बिल्डअप हुआ कंट्री में, यही बात है ना कि चर्चा होने से क्या फायदा होता है, जब वो देश में हम्म। बिल्डअप हो गया, और मैंने उसमें बहुत सारे लिस्ट में नाम भी दिए थे कि कौन कौन से वीड्स आ रहे हैं, उसमें कई वीड्स तो इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। और जब वो हम्म। भारत में आ जाएंगे तो आप जानते हैं कि उसमें एलियन स्पीसीज आने से क्या नुकसान हो सकता है। तो भारत ने एक बड़ा अच्छा कदम लिया था उस समय, कि उन्होंने वो जो हम्म। इंपोर्ट आई थी उसको सदर्न एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किया था। भारत के दक्षिणी हम्म। एरिया जो है उसमें किया था डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि वहां गेहूं नहीं होता। तो उसमें हम्म। खरपतवार का साथ में गेहूं के आना, वो उसका इम्पैक्ट नहीं था। मेरा सबमिशन आपको यही है कि वो हम शायद वो नॉन टैरिफ बैरियर का जो हमारे पास ढाल थी उसका हम उपयोग कर पाए हम्म। हैं, ओनली इन दिस हम्म। पर्टिकुलर केस इन अमेरिका, लेकिन विद अमेरिका, लेकिन सारी दुनिया में हमें अपने इंटरेस्ट को बचाना चाहिए। और ये हेल्थ और पर्यावरण ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हम्म। तो सर, हमने अपने नॉन टैरिफ बैरियर्स को दिखाई दे ही रहा है कि किस तरीके से हम उसको नहीं यूज कर पा रहे हैं इस वक्त, और किन दबावों में ये डील की गई है, इस पर भी बहुत सारे सवाल लगातार उठ ही रहे हैं। लेकिन क्या ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, साथ में देवेंद्र जी भी इसका एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बिगर पिक्चर तो है ही। और क्या ये शुरुआत है? इसका मतलब कल को हमारे गेहूं, चावल, सब्जियां, हर चीज जो है भारत खोल देगा। और ऑफ कोर्स जो यूएस लगातार कह रहा है कि $500 बिलियन, तो इसका भी अभी जो इंटरिम अग्रीमेंट ये दिखाई दे रहा है, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो सामने से आकर नहीं बोली जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फाइन प्रिंट में धीरे 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 सरकती हुई दिखाई दे रही हैं, आती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ साथ सर, आखिर में क्योंकि चर्चा ही इस बात पर हो रही है, तो किसान अब क्या करेंगे? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शन रहेगा, जो मैं सुन रही हूँ बहुत जगहों से, वो ये हो रहा है कि किसान परेशान है, उन खुश नहीं है इस डील से। चर्चा होनी चाहिए थी किसान संगठनों के साथ, अब वो सब नहीं हुआ है। तो आपको ये इसका आफ्टर मैथ क्या दिखाई दे रहा है अब, जब डील धीरे 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 अंतरिम से आगे बढ़ती जा रही है? देखिए, किसानों का जो रोष है वो तो बहुत ऑब्वियस है, और गुस्सा है किसानों में। और अब देख रहे हैं किस तरीके से बिल्डअप हो रहा है, मैं भी अखबारों में पढ़ रहा हूं। और किसानों का तो ये बड़ा स्पष्ट है कि भाई, जैसा आंदोलन 2021 में हुआ था जब दिल्ली को घेरा गया था, या दिल्ली के बॉर्डर पे किसानों ने प्रोटेस्ट किया था, ऐसा या उससे बड़ा प्रोटेस्ट जो है अब की बार देश में वो
थ्रेटन कर रहे हैं कि ऐसा होगा। और अब देखने का है कि भाई क्या किसान करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस किसानों के साथ साथ हम सबको भी समझ के चलना है इस बात पे कि अगर देश का किसान खड़ा है या सुदृढ़ है तो भारत की इकोनॉमी भी उस तरीके से मजबूत है। सो ये बहुत बड़ा इशू है, और एग्रीकल्चर को बचाना और एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करना, इसका सिंपल कारण ये है क्योंकि इट्स द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री। और मैंने ये हर जगह कहा है कि इंपोर्टिंग फूड इज इंपोर्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर और हम सर फूड आखिर इंपोर्ट में करते हैं, जी 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 अनएम्प्लॉयमेंट इंपोर्ट करते हैं फॉर ए कंट्री जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ऑलरेडी बहुत हाई है, आई थिंक वी नीड टू अश्योर कि हम एग्रीकल्चर को कैसे इकोनॉमिकली वायबल और प्रॉफिटेबल बनाएं। सर आखिर में मैं ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आपके मेरे लिए और एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हर वर्ग के इंसान के लिए ये समझना क्यों जरूरी है कि क्योंकि हमने यूएस से ट्रेड डील की है तो एक हेडलाइन में नहीं बच के रह जाना है कि हार्ली डेविडसन पर ड्यूटी कम हो गई है और बल्ले बल्ले। तो ये क्यों समझना जरूरी है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को जो खतरा है वो एक आम आदमी को, जिसके थाली तक खाना जाता है, उसको कैसे वो इम्पैक्ट करेगा सर? देखिए, एक कॉम्प्लेसेंसी बिल्डअप होती है कि भाई जब सस्ता बाहर से अनाज आएगा तो हमें सस्ता मिलेगा, और ये बहुत से जो कंज्यूमर्स हैं, मिडिल क्लास जो है, इस बात पे खुश रहती है कि हमें सस्ता मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी जानना जरूरी है कि वो सस्ता किस कॉस्ट पर, जो आपको सस्ता मिल रहा है वो किस कॉस्ट पर। अगर हम देश की 50% पॉपुलेशन रफली जो एग्रीकल्चर में है, जुड़ी हुई है एग्रीकल्चर के साथ, अगर उनका व्यवसाय या उनके लाइवलीहुड्स खत्म हो जाते हैं या मेजोरिटी में वो डिस्ट्रेस उसमें कंडीशन में जैसे पहले भी हैं अभी भी अगर उसमें और बढ़ावा मिलता है, तो मुझे लगता है कि वी शुड ऑल बी वरीड अबाउट। क्योंकि जो हमारा सेफ्टी है या समाज की जो सोशो इकोनॉमिक जो जो पोजीशन होनी चाहिए वो तभी हो सकती है कि जब हम सब लोग जो हैं एक उसमें एक इकोनॉमिक ढांचे में रहें जहां पर कि सबका साथ सबका विकास बहुत महत्वपूर्ण है और होगा भी आने वाले दिनों में। और इसलिए ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर किसी भी कंट्री के ऊपर अगर हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और स्पेशली फॉर ए फूड आइटम लाइक फूड, तो हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हम अपने देश की जो सोवरेनिटी है उससे उसको हम लूज कर रहे हैं। और वो किस लिए इम्पोर्टेंट है, आज देख लीजिए दुनिया में वही देश आज क्राइसिस में है जहां पर की फूड सिक्योरिटी नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि एक कंट्री जो अगर फूड सिक्योरिटी नहीं है, तो आपको जैसे कि स्वामीनाथन जी ने कहा था कि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द गन्स। तो जितने भी आप हथियार रखते हैं उससे ज्यादा फूड सिक्योरिटी देश की बहुत महत्वपूर्ण है। और वो तभी हो सकती है जब किसान खुशहाल है और किसान को किसी चीपर इंपोर्ट से मार नहीं पड़ रही है। और अगर ये हम कर पाते हैं और कंज्यूमर भी ये समझ पाता है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सहारा किसानों को भी मिलेगा, क्योंकि उनके साथ हाथ पकड़कर कोई चलने वाला खड़ा हो जाए तो उनकी आवाज जो है वो दूर तक जा सकती है। और हम भी सब समझ सकते हैं कि भाई हमें अपने किसान को कैसे ठीक ठाक रखना है या खुशहाल रखना है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भी अमेरिका और इंडोनेशिया या मलेशिया के जो किसान हैं वो उनको फायदा हो। अगर हम अपने जैसे ऑयल सीड्स सेक्टर को हमने खोला हुआ है, तो वो जो है वो हमारे देश में खुद हमें पैदा करना चाहिए जो हमें जरूरत है। क्योंकि मेरा ये मानना है व्हाट इंडिया एज ए कंट्री नीड्स इज प्रोडक्शन बाय द मासेस, नॉट प्रोडक्शन फॉर द मासेस। सर, और भारतीय लोगों की सेहत पे जो इम्पैक्ट है, मिलन जी, प्रोडक्शन बाय द मासेस तभी हो सकता है जब हम अपने खेती को सुदृढ़ बनाएं और खेती को इतना मजबूत और टिकाऊ बनाएं कि हमारे पास कोई भी बाहर से या दुनिया से जो भी घात लगाना उसमें प्रयास करेगा वो नहीं हो पाए, सफल ना हो पाए। और यही और मुझे लगता है सेहत पर मैं पूछ रही थी सर, जी सर सेहत बताएं। पर मैं पूछ रही थी क्योंकि जीएम प्रोडक्ट्स आने से और इस तरीके के जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स आने से या फिर जिस तरीके के उनकी डेयरी है आने से हमारे शरीर में, हमारी स्वास्थ्य को क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आने से बहुत लंबी डिबेट चली है भारत में, और मुझे लगता है कि लोग इस बात से बिल्कुल परिचित हैं कि उससे क्या नुकसान होंगे। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जो बात है, जीएम तो रहेगा ही रहेगा, हमारे सामने
एक बड़ा इशू, लेकिन उससे बड़ा भी साथ में एक इशू है कि हमारा जो आज देश के सामने एक हेल्थ का जो संकट है, वो प्राइमरीली जो इंटेंसिव फार्मिंग हम करते हैं, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स या इन चीज़ों का उपयोग करते आए हैं और इस जी गति से करते आए हैं कि वो अब एनवायरनमेंट पे और हेल्थ पे बहुत बड़ा एक खतरा मंडराने लग पड़ा है। मुझे लगता है कि उसको भी कहीं न कहीं ठीक करने की ज़रूरत है। सॉइल का देखिए कितना दोहन हो चुका है। हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल में, वो ऑलमोस्ट 0.1 के आसपास आ चुका है, एवरेज देखा जाए, या 0.2 तक आ चुका है। पानी का दोहन हमारे सामने ही है। उसके अलावा जो हेल्थ के अंदर आप देख रहे हैं जिस गति से कैंसर बढ़ता जा रहा है, कैंसर सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका में भी कैंसर का जो बढ़ने का रेट जो है बहुत सीवियर है। और वो क्यों है? बेसिकली वो फूड सिस्टम्स कहीं ना कहीं कंटेमिनेटेड है। तो हमें फूड सिस्टम को भी ठीक करना है और साथ साथ में ये भी एश्योर करना है कि हम बाहर का जो अनहेल्दी फूड है उसको ना इंपोर्ट करें, चाहे वो अपने साइंटिफिक सर्टिफिकेट दिखाएं या टेक्नोलॉजिकली क्लियर करें उसको कि ये बात हमारे पास कोई उसमें खतरा नहीं है। बट आई थिंक एज ए नेशन हमें अपने इंटरेस्ट को बचा के उसके एनालिसिस को रखना है सामने, तब जानना है कि क्या सेफ है हमारे लिए और क्या अनहेल्दी है हमारे लिए। जी, बिल्कुल बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए देवेंद्र शर्मा जी, क्योंकि लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है क्या-क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये खाना फाइनली हमारी थाली में आता है, हम इसका सेवन करते हैं और ये हम तक आ रहा है। ये ना सोचें कि एक किसान अगर बात कर रहा है तो वो हमेशा अपनी बात करता है या ये कोई हमसे अलग जुड़ा हुआ मुद्दा है। इतनी बड़ी ट्रेड डील हुई है और दुर्भाग्यवश हमें अभी भी जो भी डिटेल सामने आ रही हैं, वो अमेरिका की तरफ से ही पहले प्रस्तुत की जा रही है। उसके बाद कहीं भारत की प्रतिक्रिया सामने आती है, तो लगातार ऐसा लग रहा है कि पहले तो ये डील अमेरिका में बनाई जा रही है, वहीं पर लिखी जा रही, वहीं पर गढ़ी जा रही है, फिर यहाँ पर आ रही है। लेकिन क्योंकि हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी हैं, लगातार हम एक बिग पिक्चर की बात कर रहे थे और धीरे-धीरे जब चीज़ें और सामने आएँगी तो पता चलेगा कि क्या-क्या हो रहा है। लेकिन फिलहाल काफ़ी सारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो मेज़ को लेके हो, मक्के को लेके हो, सोया को लेके हो, डीडीजी को लेके हो, तेल को लेके हो, खाद्य पदार्थों को लेके हो, फल को लेके हो, सेब को, एप्पल को लेके हो, इन सब चीज़ों पर अभी खतरा बना हुआ है और किसान आगे क्या करने वाले हैं, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्ते और आप देखते रहिए रेड माइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए।